हेलो हाय फ्रेंड्स। आज हम 10th क्लास का टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है अप्रिशिएट एंड रेट डिफरेंट एज एंड जेंडर स्पेसिफिक कस्टमर सर्विसेज। ये टॉपिक आपकी किताब के यूनिट 3 से लिया गया है और ये आता है जेंडर एंड एज सेंसिटिव सर्विसेज से। तो आज हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि कैसे एज और जेंडर स्पेसिफिक कस्टमर की जो सेवाएं होती हैं वो हम उसको कैटेगराइज करते हैं, कैसे हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो आइए ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है अंडरस्टैंड द कस्टमर मार्केट। हमें सबसे पहले मार्केट जहाँ पे हमने अपनी सेवाओं को देना है उसके बारे में जानकारी लेना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए सबसे पहले हम कंज्यूमर मार्केट जहाँ पर हमारा प्रोडक्ट कंज्यूम होगा, जैसे हमारे कॉन्टेक्स्ट में देखिए तो हम ट्रैवल से रिलेटेड काम करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट होटल रूम हो सकता है या ट्रैवल ब्रोशर्स और ट्रैवल जाने के लिए जो भी सर्विसेज यूज़ होती हैं ट्रैवल पैकेज का हम इसमें इस संदर्भ में एग्जांपल ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं कंज्यूमर मार्केट किसे कहते हैं। कंज्यूमर मार्केट अल्टीमेट customers who buy goods and services for their own personal and household use। अल्टीमेट कस्टमर का अर्थ होता है फाइनल कस्टमर, जहाँ तक हमारी सेवाएं पहुँचनी होती हैं उसे कहते हैं, उस एंड को कहते हैं कस्टमर, यानी कि उपभोक्ता जो हमारे सामान को लेगा। तो सबसे पहले हमें अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए ये जानना होगा कि हम अपनी सेवाएं आखिरकार किस मार्केट में ऑफ़र करने जा रहे हैं। तो ये है कंज्यूमर मार्केट। आगे है पॉपुलेशन पीपल कंस्टिट्यूट ए मार्केट। अब इसका अर्थ सरल भाषा में कहा जाए तो एक मार्केट में क्या होता है, पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या, और जनसंख्या में होते हैं लोग। तो लोग ही हमारी मार्केट को सुनिश्चित करते हैं, हमारे व्यापार को बढ़ाते हैं। तो इसकी हम देखते हैं कि पॉपुलेशन कैसे करती है। पॉपुलेशन मार्केट को एनालाइज हमें करना पड़ेगा जब भी हमें अपना प्रोडक्ट देना है। उसकी जोग्राफिकल कंडीशंस और डेमोग्राफिक कंडीशंस देखनी पड़ेंगी। जोग्राफिकल कंडीशंस से मतलब है कि वहाँ का टेरेन कैसा है, वो हिली एरियाज़ हैं, प्लेन्स हैं या सी शोर के साथ हैं, कोस्टल एरियाज़ हैं। और डेमोग्राफिक से अर्थ है एज जेंडर मार्केट का, वो उसको कैसे हम एजुकेशन स्टेटस, ये सभी डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशंस में आ जाएंगे। जब हम ये सभी चीज़ें जान लेंगे तो हमें अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। जैसे उदाहरण के लिए अगर मान लें, जैसे कि कहीं अगर हम अपना ट्रैवल का कोई पैकेज है वो अगर ऑफ़र करना चाहते हैं और वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा स्पिरिचुअल है, रिलीजियस सेंटिमेंट से भरी हुई है, तो हम उस मार्केट में रिलीजियस पैकेजेस बेचेंगे, यानी कि मक्का मदीना फॉर मुस्लिम्स और जैनिज़म्स के लिए, बुद्धिज़म्स के लिए। जैसे बिहार में काफ़ी बुद्धिस्ट सर्किट्स हैं तो वो हम केटर करेंगे, वो देखेंगे कि हम किस समुदाय को वो दे रहे हैं अपनी सर्विसेज, तो उस हिसाब से प्रोडक्ट बनाएंगे हम। तो इससे तो देखिए कि जो कंज्यूमर होता है, जो भोक्ता होता है, वो मार्केट जो होती है एज जेंडर फैमिली उसकी लाइफ साइकिल एजुकेशन पर डिपेंड करती है। देखिए डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशंस, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि डेमोग्राफिक में क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले है जियोग्राफिकल में क्या क्या आती हैं। सबसे पहले रूरल एरियाज़ हैं कि अर्बन एरियाज़ हैं, ये सब अर्बन एरियाज़ हैं। जैसे रूरल में गांव वाले क्षेत्र आ जाएंगे, अर्बन में हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी सिटीज़ आ जाएंगी और सब अर्बन में टाउन्स आ जाएंगी, हमारी छोटी छोटी मार्केट्स आ जाएंगी। तो ये जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा। आगे देखिए डेमोग्राफिक्स में क्या क्या आता है, हमने पहले भी इसको डिस्क्राइब किया है। डेमोग्राफिक्स में पर्सन की एज आएगा, पर्सन का जेंडर आएगा, वो मेल है
या फीमेल है, पर्सन का लाइफ साइकिल आएगा, पर्सन की एजुकेशन आएगी, पर्सन का इनकम डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन से अर्थ है वो सालाना कितने पैसे कमाता है, सरल भाषा में हम कहें तो जब हम ये सारी चीज़ें अपने अकाउंट में लेंगे तो हम इससे एक अच्छा और सुंदर अपना प्रोडक्ट बना सकते हैं। हमारे संदर्भ में ट्रैवल पैकेज आप मान के चलिए। अब देखिए जो कंज्यूमर की डेमोग्राफिक्स होती हैं उसका कैसे हम उसको बाइफरकेट करते हैं। जैसे कि छोटे बच्चों के मार्केट्स जो 0 से 4 ईयर्स की होती है, उसके बाद चाइल्ड 5 से 9 ईयर्स का, फिर ट्वींस की मार्केट होती है, टीनेज की मार्केट्स है, देन अपनी यूथ की मार्केट आ जाएगी, बूढ़ों की मार्केट आ जाएगी। ये सारे जो मार्केट्स के ये थ्रेशोल्ड्स हैं, पॉइंट्स हैं, जिसके थ्रू हम देख सकते हैं कि कौन से एरिया में कौन सी मार्केट हमें कैटर करनी है। जेंडर बाइंग हैबिट्स आर ट्रेडिशनली ब्रेकिंग डाउन। जो जेंडर की बाइंग हैबिट्स हैं वो ब्रेक हो रही हैं धीरे धीरे। जैसे कि हम देखेंगे कि पहले हमारे घरों में काफ़ी ज़्यादा भाई बहन होते थे। जब हम जैसे हमें आज़ादी मिली तो काफ़ी बच्चे होते थे। फिर उसके बाद जैसे जैसे जेंडर और हमारी एजुकेशन का स्टेटस बढ़ता गया, वैसे वैसे न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई। पहले हम एक साथ रहते थे, अब हम अकेले अकेले रहते हैं। अब 2 पेरेंट फैमिली है और मदर ऑलमोस्ट ग्रोसरी शॉपिंग जो फैमिली की है वो मदर ही करती है। आपने भी अपने घरों में देखा होगा, आपकी मदर ही सारी शॉपिंग की लिस्ट बनाएंगी और सारी शॉपिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ आपकी मदर करेंगी। और जो फादर हैं वो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की जो है वो पूर्ति करेंगे। जैसे नीडेड फॉर कार मान लीजिए आप, आपकी जो सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स हैं वो वही खरीदेंगे आपके पिताजी ही। देन रैपिड ग्रोथ ऑफ वुमेन वर्कर्स इन द वर्कफोर्स मीन्स वुमेन आर आल्सो स्ट्रॉन्ग बायर्स ऑफ इंश्योरेंस एंड ट्रैवल। अब ट्रेंड्स चेंज होते जा रहे हैं। आप देखेंगे कि लड़कियों की पार्टिसिपेशन भी बढ़ती जा रही है, लड़कियों की एजुकेशन स्टेटस भी बढ़ता जा रहा है। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां जो हैं वो जॉब रिलेटेड एक्टिविटीज़ में आ रही हैं। तो ये भी देखेंगे। ट्रेडिशनली जेंडर रोल हैव चेंज ड्यू टू अ ग्रोथ ऑफ सिंगल पेरेंट हाउसहोल्ड। आजकल मैंने जैसे कि कहा न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई हैं। हमारे किसी भी घर में भाई बहन 2 या 3 से ज़्यादा अब आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो अब उनकी ज़रूरतें भी उसी हिसाब से चेंज होती जा रही हैं। तो आगे हम देखेंगे फैमिली साइकिल कैसे होता है। देखिए फैमिली साइकिल किसी भी घर का उसके प्रोडक्ट लेने में बहुत ही ज़्यादा आवश्यक और महत्वपूर्ण रोल निभाता है। जैसे कि हम देखिए फैमिली लाइफ साइकिल विल डिटरमाइन द परचेज बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंड देयर रीज़न ऑफ परचेजिंग। देखिए इसमें आगे आएगा सिंगल पेरेंट एंड 2 पेरेंट फैमिलीज़, देन यंग कपल्स विद नो चाइल्ड फैमिली, यूजुअली 2 adults 2 young children's फैमिली विद टीनेजर्स एंड मल्टी कल्चरल मिक्स्ड फैमिली। ये सभी के सभी जो पैरामीटर्स हैं ये डिसाइड करेंगे कि फैमिली क्या परचेज़ करती है। जैसे कि मान लीजिए अब सिंगल पेरेंट है तो वो सिंगल पेरेंट अपनी आवश्यकता के अनुसार सिंगल ही परचेज़ करेगा। यानी कि मान लीजिए फादर और उसका चाइल्ड है तो वो लड़कियों की चीज़ें नहीं खरीदेंगे, वो सिर्फ बॉयज़ मेल चाइल्ड एंड मेल थिंग्स ही खरीदेंगे। देन यंग कपल्स हैं और नो चाइल्ड तो वो चाइल्ड की कोई परचेज़ नहीं करेंगे। तो ये डिसाइड करेगा हमारे प्रोडक्ट को बनाने में कि कैसे हम, जैसे हमारे संदर्भ में होटल्स में सिंगल बेड होता है, ट्विन बेड होता है, चाइल्ड शेयरिंग रूम्स अवेलेबल होते हैं। तो ये वैसे हमारी नीड्स को कैटर करते हैं। कंज्यूमर गो थ्रू अ 5 स्टेज बाइंग डिसीजन प्रोसेस। आइए देखते हैं कि जब भी कोई कंज्यूमर कोई भी चीज़ बाय करता है, मान लीजिए अगर हम ही कंज्यूमर हैं और हम चीज़ बाय करते हैं तो हमें अपना डिसीज़न बनाने के लिए कौन कौन से स्टेजेस से गुज़रना पड़ता है उसके बारे में जानते हैं। देखिए स्टेज 1 नीड रिकॉग्नाइजेशन। व्हेन एन अनसेटिस्फाइड नीड मोटिव क्रिएट्स टेंशन और डिस्कम्फर्ट इन द कंज्यूमर। सबसे पहले
हमें अब जैसे आपने सुना ही होगा, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जैसे ही कोई भी आवश्यकता हमें पड़ेगी तो हम उसी हिसाब से अपना चुनाव करेंगे, अपना मन का डिसीज़न बनाएंगे कि हमें अब क्या करना चाहिए, कौन सी चीज़ की हमें ज़रूरत है। देन स्टेज 2 आएगी, जिसमें हम मार्केट में अवेलेबल जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे और देखेंगे कि कितने भिन्न भिन्न प्रकार के हमें प्रोडक्ट मिल सकते हैं, उनकी क्वालिटी को परखेंगे, जानेंगे, और फिर वो हमारे डिसीज़न को और फर्दर आगे बढ़ाएगा। देन हम स्टेज 3 में चलेंगे, जब हम इवेलुएट करेंगे अल्टरनेटिव्स को, और हम देखेंगे कि किसकी क्वालिटी अच्छी है, किसकी क्वालिटी अच्छी है, किसका प्रोडक्ट हमें अच्छा ऑफ़र कर रहा है, कौन हमें सस्ते में दे रहा है, ये हम देखेंगे। देन स्टेज 4 आएगी, जिसमें हम अपना परचेज़ का डिसीज़न बनाएंगे कि हमें कौन सी चीज़ एक्चुअल में लेनी चाहिए और जो हमारी सारी नीड्स को कैटर करेगी, वो स्टेज 4 में आएगा। एंड देन हम परचेज़ कर लेंगे स्टेज 4 में जो भी हमें चाहिए अपनी आवश्यकता के अनुसार। और जो सबसे लास्ट स्टेज है कंज्यूमर की, वो है पोस्ट परचेज़ बिहेवियर। मीन्स कोई भी वस्तु जो हमने मार्केट से ली है उसका हमारा अनुभव कैसा रहा, जब हमने वो चीज़ ले ली तो हमें वो कैसी उसको जब हमने यूज़ किया तो उसका कैसी वो निकली, वो आएगी स्टेज 5 में। देखिए, सोशल इन्फ्लुएंसेस, कल्चरल चेंजिंग, जेंडर रोल्स, सोशल क्लास। देखिए, जो हमारा समाज है वो भी हमारे बाइंग डिसीज़न को अफेक्ट करता है बहुत ज़्यादा। और समाज, जैसे समाज में आते हैं हमारे रिलेटिव्स आ जाते हैं, हमारे समाज किन रूपों से बनता है, ये देखिए, जैसे कि रेफरेंस ग्रुप आ जाते हैं जो हमें सलाह देते हैं कि सर आप ये चीज़ खरीदिए, ये चीज़ मत खरीदिए। फिर अगला देखिए, अगला फैमिलीज़ एंड अदर हाउस होल्ड्स। फैमिलीज़, जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं वो आ जाएंगे। देन आपकी कोर वैल्यूज़, एटीट्यूड्स और बिलीफ, आपकी धारणाएं, आपकी मान्यताएं, आपके विश्वास इसमें आ जाएंगे। और लास्ट वन है फैमिली एज ए बाइंग यूनिट। हम जब भी कोई चीज़ लेते हैं, आपने घरों में भी देखा होगा, हम सारों की सलाह, अपने पेरेंट्स की सलाह मानकर जो सभी को चीज़ अच्छी लगे हम वही बाई करते हैं। तो ये आएगा। और अब हमारे जो बाइंग बिहेवियर, उसमें कल्चर, हमारी संस्कृति कैसे मैटर करती है, ये देखें कि हमारे कल्चर जो है वो समाज का एक कल्चर होता है जिसमें विभिन्न प्रकार की धारणाएं होती हैं जो जनरेशन टू जनरेशन, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी बांटी जाती हैं एक दूसरे के आगे, जनरेशन टू जनरेशन। इसमें हमारी जनरेशन द्वारा बनाई गई, हमारे कल्चर द्वारा बनाई गई कुछ मान्यताएं हैं होती हैं, कुछ धारणाएं होती हैं कि क्या चीज़ हमारे लिए अच्छी रहेगी और क्या चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं रहेगी। इसमें सिंबल्स में भी टेंजिबल, जैसे कि कोई आर्टिशियन है, यानी कि कोई पेंटर है, कोई लकड़ी बनाने वाले हैं, तो उनकी जनरेशन टू जनरेशन वही चीज़ आगे बढ़ेगी, तो वो उनकी कला भी आगे आगे बढ़ती जाएगी, उनके टूल्स भी आगे आगे बढ़ते जाएंगे, उनकी आर्ट भी आगे आगे बढ़ती जाएगी। तो ये टेंजिबल्स का मतलब है, इसमें शब्द है टेंजिबल, जिसका अर्थ है जो चीज़ें हम छू सकते हैं उन्हें कहते हैं टेंजिबल। और इनटेंजिबल होती हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे एटीट्यूड्स, हमारे बिलीव्स, हमारी लैंग्वेज, वैल्यूज़, हमारा रिलीजन, ये आती हैं हमारी इनटेंजिबल प्रॉपर्टीज़ में। तो कल्चर दो ही चीज़ों से बना होता है, एक होता है टेंजिबल जिसे हम छू सकते हैं, जैसे कि हमारे टूल्स एंड वर्क्स ऑफ आर्ट और हाउसिंग, हमारे जो घर हैं, आर्किटेक्चर है, उसे हम छू सकते हैं। और इनटेंजिबल जिसे हम नहीं छू सकते हैं वो हमारे एटीट्यूड्स, बिलीफ, लैंग्वेज, वैल्यूज़ और रिलीजन। चलिए आगे है साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस। साइकोलॉजी का मीन्स है, साइकी का मीन्स होता है रिलेटेड टू माइंड। जो चीज़ें माइंड से रिलेटेड होती हैं वो आती हैं हमारी साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस में, वो चीज़ें आ जाती हैं। तो इसमें साइकोलॉजी जो हमारे माइंड से रिलेटेड है, तो हमारे माइंड में जो है डिसीज़न प्रोसेस बनता है,
तो इसमें बाइंग मोटिव्स हैं, हमारे जो चीज़ हमें मोटिवेट करती है ख़रीदने के लिए। देन बायर रिकॉग्नाइजेस मोटिव्स फॉर परचेज़, हमें जो चीज़ लेनी है वो किस मकसद से हम उसे ले रहे हैं, ये आएगा। बायर अवेयर ऑफ रीज़न फॉर परचेज़ बट डज नॉट एडमिट इट टू दमसेल्व्स, जो बायर है, जो ख़रीदने वाला है, वो आपके जो परचेज़ का रीज़न है वो आपको बताएगा कि आप क्यों ये मेरी बनाई हुई चीज़ आप लें। इसमें आएगा बायर डज नॉट नो द रियल मोटिवेटिंग फैक्टर, क्योंकि जो विक्रेता है उसे आपका मेन, आपकी जो मोटिव है जिसके द्वारा आप ख़रीदने के लिए आए हैं वो उसे पता नहीं होती हैं। देन मोटिवेशन बिहेवियर इज स्टिमुलेटेड बाय ए नीड, हमारे को जब भी आवश्यकता पड़ती है वही आवश्यकता ही हमारे को कोई चीज़ लेने के लिए प्रेरित करती है। तो इसमें हमारे जो मोटिव्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, वो 2 प्रकार के हमने बांटे हैं। फर्स्ट में आ जाता है बायोजेनिक नीड्स, जो कि हमारी फूड और हमारे बॉडी के कंफर्ट के लिए, जैसे हमारे बॉडी कंफर्ट में हमारे बेड, सोफ़ा, हमारा फर्नीचर आ जाता है। और दूसरी जो काइंड है वो है साइकोजेनिक नीड्स, यानी कि हमारी अफेक्शन एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। अफेक्शंस का मीन होता है हमारी अट्रैक्शन, जिसके प्रति हमारा लगाव होता है, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट भी उसमें आ जाता है। देन परसेप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम परसीव करते हैं, कोई चीज़ को देखने का नज़रिए को हम परसेप्शन करते हैं, और परसेप्शन भी एक बहुत ही बेहतरीन रोल अदा करती है कोई भी चीज़ को बाय करने के लिए। देन लर्निंग आप जैसे कि जानते हैं कि हम कोई भी चीज़ जब सीखते हैं उसे लर्निंग कहते हैं। तो ये भी हमारे बाइंग प्रोसेस को बड़ा ज़्यादा हैम्पर करती है, उसे इन्फ्लुएंस करती है, क्योंकि हम कोई चीज़ जानते हैं तभी उसको लेने का प्रयास करते हैं। तो देखिए इसमें पॉइंट्स दिए गए हैं, आप पढ़िए इन्हें। देन हमारी पर्सनालिटी, हमारे बोलने का ढंग, हमारे रहने का ढंग, हमारे बिहेव करने का रिस्पॉन्स, ये सभी चीज़ें हमारी जो भी बाइंग नीड्स हैं उनके बारे में हमें बताती हैं, और उसी से मोटिवेट होकर हम कोई चीज़ खरीदते हैं। देन एटीट्यूड्स एंड बिलीफ, हमारे एटीट्यूड्स होते हैं कि हम कैसे फील करते हैं, हम अपने आप को कैसे देखते हैं, उसे एटीट्यूड कहते हैं। तो एटीट्यूड भी और हमारी मान्यताएं, हम क्या मानते हैं, हम किस चीज़ को मानना चाहते हैं, वो एटीट्यूड्स एंड बिलीव में आ जाता है। और जब हमें पता लगता है कि हमारे जो एटीट्यूड और बिलीफ के अनुसार जो बात है जब वो पूरी हो जाती है तो हम वो चीज़ खरीदने के लिए उसको अपने कंसिडरेशन में लेते हैं। देन सिचुएशनल इन्फ्लुएंस, सिचुएशन भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि सिचुएशन किस हिसाब की है। तो देखिए 3 प्रकार की हम इसमें कंडीशंस देखेंगे कि व्हेन कस्टमर बाय, कब हम ये कस्टमर बाय करता है चीज़। द टाइम इन्फ्लुएंस, यानी कि दिन को है, हफ्ते में है, या सीजनली वो चीज़ बाय कर रहा है, ये भी इन्फ्लुएंस करेंगे। जैसे आप देखेंगे कि अब सर्दियाँ आ गई तो हम हमारे रिलेटेड जो ट्रैवल पैकेजेस हैं वो स्नोई माउंटेन्स, आइसी थिंग्स के बारे में ज़्यादा लोगों की रुचि जागती हैं। तो लोग बर्फ़ को देखने के शौकीन होते हैं, वो बर्फ़ की तरफ जाएंगे। तो विंटर्स में जो हमारे पैकेज ज़्यादा बिकेंगे वो कुल्लू, मनाली, शिमला, डलहौज़ी, ये ऐसे पैकेज बिकेंगे, तो ये इन्फ्लुएंस करेंगे। अब आगे आप देखेंगे कि वेयर कस्टमर परचेज़ काम करता है, ये भी एक सोशल फैक्टर जो है उसको इन्फ्लुएंस करता है। जैसे होम पॉइंट ऑफ परचेज़, हम कहाँ बाय करते हैं, होम का मीन्स है हम ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं ट्रैवल पैकेजेस, और पॉइंट ऑफ सेल जहाँ पर हमारी कंपनी का एड्रेस है वहाँ से भी हम बाय कर सकते हैं। देन लास्ट वन, हाउ कंज्यूमर बाइज, द वे इन विच कस्टमर बाय, हम कस्टमर कैसे बाय करते हैं। अगर हम हमारे संदर्भ में देखिए, या हम अकेले घूमने जा रहे हैं या पूरे ग्रुप के साथ घूमने जा रहे हैं, तो ये भी हमें इन्फ्लुएंस करता है। अगर ग्रुप के साथ घूमने जा रहे हैं तो हम बल्क में, हमें एयरप्लेन की टिकट्स, रूम बल्क में लेने पड़ेंगे। अगर हम अकेले जा रहे हैं तो हमें अकेले एक सिंगल रूम की रिक्वायरमेंट होगी, तो फिर हम रिटेल में लेंगे सिंगल रूम, तो हम पैकेज स्टोर नहीं लेंगे। तो इससे हमने देखा कि हमें कौन कौन से फैक्टर्स हमारे कोई भी चीज़ खरीदने की चीज़ जो हम खरीदने जा रहे हैं उसको प्रभावित करते हैं। तो धन्यवाद।